बदायूं शाही मस्जिद को लेकर सुनवाई टल गई है। ये ताजा खबर आ रही है। अब इस मामले में 10 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। दरअसल बदायूं की शाही मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि असल में ये नीलकंठ महादेव मंदिर है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ये फैसला फास्ट ट्रैक को करना था कि ये अर्जी सुनने लायक है या नहीं, लेकिन फिलहाल ये सुनवाई टल गई है और अब अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। तो पहले संभल, फिर अजमेर और सबसे ताजा विवाद बदायूं की मस्जिद को लेकर है। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हिंसा हो चुकी है। अजमेर शरीफ दरगाह का मामला भी कोर्ट में है। बदायूं की शमसी मस्जिद का मामला भी अदालत पहुंच गया है। दावा इस बात का है कि शमसी मस्जिद के नीचे नीलकंठ मंदिर है। हमारा कहना ये कि मुकदमा जो है जो दायर किया है ये फर्जी दायर किया है, यहाँ के अमन अमान को ख़त्म करने के लिए दायर किया है। इनका कोई हक़ ही नहीं है ना कुछ है। जामा मस्जिद 850 साल पुरानी है और जैसे इन्होंने ये कहा कि मुग़ल आक्रांता इनके अपने मस्जिद बनाएगी, इसका मतलब मंदिर जो है अस्तित्व में नहीं है। अगर उनके कहना कभी था भी नहीं है तो जो अस्तित्व नहीं है उसका ना खुद ना उसके द्वारा जो है ही नहीं उसके द्वारा मुकदमा कौन दायर कर सकता है नहीं। और ये मुकदमा देखिए प्लेंट हमारा आर्गूमेंट ये है कि ये 711 की एप्लीकेशन में ये है कि क्लोज डिस्क्लोज काज ऑफ एक्शन ना हो और बार्ड बाई ला ना हो, तो काज ऑफ एक्शन भी हमारे खिलाफ नहीं है। 91 के एक्ट से बार्ड है, वक्फ एक्ट से बार्ड है और लीगल प्रोनाउंसमेंट जो हैं ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट के उनसे भी बार्ड है। हिंदू पक्ष और एएसआई की तरफ से क्या कुछ कहा गया? एएसआई का तो आज थे ही नहीं, वो पहले बहस कर चुके हैं। हाँ, ये देखिए एएसआई का जो सर्वे कहते हैं, एएसआई का कोई सर्वे, एएसआई अगर वो है वो भी उससे बार्ड है। अगर उसके मुकदमा है तो सेक्शन 20 सब क्लास वो बार करता है कि सिविल कोर्ट को जुडिक्शन ही उनके बारे में कहते हैं। आज आपने इसके अलावा और क्या कुछ बात रखी? अगली तारीख कब है? अगली तारीख 10-12 है, उसके बाद जो 10 से 12 सितंबर तक नहीं 10। और अब आपको सुनाते हैं कि हिंदू पक्ष के वकील का क्या दावा है। हम लोगों के पास साक्ष्य पूरे ये उपलब्ध हैं कि प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट हिंदू टेम्पल है और उसमें हमने केवल ये प्रेयर चाहिए कि जो पूजा अर्चना होती चली आ रही उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना किया जाए, हमें पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की जाए। सबसे पहले तो ये 1907 का बदायूं का गजेटियर है, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध। राजा लखनपाल का जिक्र है। लखनपाल की फैमिली से ये प्रॉपर्टी आती है। मुस्लिम इन्वेडर्स का मतलब ये है मुस्लिम आक्रांता। यहाँ कहीं शासक शब्द यूज़ नहीं किया गया है कि कोई शासक आया, बल्कि हमने ये इसमें बदायूं गजेटियर है इसमें मुस्लिम आक्रांता वर्ड यूज़ किया गया है। वहाँ एक मदरसा है उस प्रॉपर्टी के पीछे, वो भी इस बात वो उसका भी जिक्र इसमें है कि मदरसा उस वक्त चल रहा था और मंदिर उसके सामने था। ये बात तय है कि किसी भी हालत में ये प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट जामे मस्जिद नहीं थी ना है। तो ये तो मामला हुआ बदायूं का। अब संभल का जिक्र। संभल हिंसा की गूंज लोकसभा में भी आज सुनाई दी। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया। संभल में सोची समझी साजिश को अंजाम दिया गया है। निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं, ये कहा अखिलेश यादव ने। पुलिस ने निजी हथियार से गोली चलाई है, निर्दोष लोगों पर गोली चलाई गई है। चुनाव की वजह से संभल में ये साजिश रची गई। इन तमाम बातों का जिक्र अखिलेश यादव की तरफ से आज संसद में किया गया। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा।
इधर समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में संभल का मुद्दा उठाया। जिस तरह से अखिलेश यादव को आपने सुना, और वहीं रामगोपाल यादव ने कहा कि पुलिस की गोली से लोगों की मौत हुई है। 24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो, और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि ये मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, और एसडीएम ने वहाँ उस जो टैंक था पानी का वो खोल दिया। पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए। बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संभल की घटना को लेकर छात्र काफी आक्रोश में नजर आ रहे हैं। संभल हिंसा के विरोध में एएमयू के छात्रों ने यूनिवर्सिटी के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए संभल की घटना को लेकर देश के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से देश में अराजकता का माहौल पैदा करने का काम किया जा रहा है। जो पुराना एक्ट बना हुआ है उसको भी कुचलने का काम किया जा रहा है। छात्र नेताओं का यह भी कहना है कि जो बातें आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कही हैं उससे लोगों को सबक लेना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग खोजना अच्छी बात नहीं है। ये खुले भेड़िए हैं और इस तरह के भेड़िए जब तक समाज के अंदर रहेंगे तो समाज के अंदर इसी तरीके से नरसंहार होता रहेगा। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो कहा है, बहुत खूब बात कही है कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढना अच्छी बात नहीं है। सोची समझी साजिश थी जिसके तहत उन्होंने 5 लोग शहीद कर दिए। हमारी सरकार से यही डिमांड है कि उन लोगों को मुआवजा दे। डिमांड हमने यही रखी है कि जो जुल्म हम पर हो रहा है, जो तशद्दुद और जो ये जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं हम पर, इसको जल्द से जल्द रोका जाए। और बदायूं और संभल के मामले पर कैराना से एसपी सांसद इकरा हसन का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन हमारे साथ है। संभल की तरह एक बदायूं में भी मामला सामने आया है। वहाँ पे जो शमसी जामा मस्जिद है, दावा किया गया है कि वहाँ पे पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था। जी हाँ, रोज़ अब इसी तरह के दावे होते जा रहे हैं और फिर तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई महत्व नहीं रहता है। तो ये सारे जो सवाल हैं इन पर कोर्ट को भी जवाब देना होगा। कोर्ट को खुद से इन मामलों का संज्ञान लेकर इन पर एक गाइडलाइन हम चाहते हैं इशू हो। और उसके अलावा सरकार जिस तरीके से संयोजित तरीके से हिंसा संभल के मुद्दे पर करा रही है, तो संभल में हुई है, तो उससे हम लोग काफ़ी आहत हैं और हम सरकार की जवाब देना चाहते हैं। में भी ये कहा जा रहा है कि कोर्ट के सामने मामला रखा गया, कोर्ट से सुनवाई करे। जी हाँ, देखिए ये बहुत ही क्रिटिकल इश्यूज हैं, बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं और इसमें जिस तरीके से संभल में एक्स पार्टे एक जजमेंट पास हुआ है, तो उसके बाद अपील की जो प्रोविजन है उसका उपयोग करने का मौका दिया जाना चाहिए। और जितनी भी अपील है, हमारा मानना यह है जितनी भी अपील है जब तक वो एग्जॉस्ट ना हो तब तक ऐसे किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर कोई कार्रवाई इम्प्लीमेंटेशन इतनी जल्दबाजी में ना हो जैसे संभल में हुआ है। लोअर कोर्ट जो आज का फैसला सुना रही है या जो निर्देश पारित कर, आपको लगता है कि उनको भी थोड़ा सा बच के करना चाहिए? देखिए, कोर्ट के मामले में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन क्योंकि अपील एक अधिकार है जो भी हमें संविधान और कानून के जरिए मिलता है, तो जब तक हमारी अपील की राइट एग्जॉस्ट ना हो टॉप कोर्ट तक, तब तक मुझे लगता है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर कोई कार्रवाई ना हो। और वहीं संसद सत्र के छठे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि देश को चलाने के लिए संसद चलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि चर्चा नहीं होने से विपक्ष को भी नुकसान हो रहा है। अगर पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो देश कैसे चलेगा? देश को चलाने के लिए भारत का संसद चलना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है जो बहुत सा लोगों को पता नहीं है, पार्लियामेंट ठीक से अगर नहीं चलेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान देश को होता है और अपोजिशन एमपीज को होता है। सरकार का काम तो करते रहेंगे, सरकार का पास में मेजॉरिटी है और हमारा बहुमत के कारण अगर कोई बिल पारित करना है
तो हम तो वैसे ही पारित कर देंगे। अगर अपोजिशन चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो भी हम बिना चर्चा का भी हम पारित कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी है। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं लगता है, इसलिए हम चर्चा चाहते हैं। मुझे कई एमपीज़ ने बात किया है और बताया है कि पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना ये अपोजिशन एमपीज़ का बड़ा नुकसान हो रहा है और देश का तो नुकसान है ही। तो ये प्रेशर मेरा ख्याल से कांग्रेस लीडरशिप के ऊपर में ये प्रेशर गया है। और संसद सत्र में हंगामे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। क्या कह रहे, आइए सुनते हैं। देखिए, हम लोग अपोजिशन पार्टीज की जो मीटिंग होती है, लीडर्स की मीटिंग होती है, उसमें इन इश्यूज को बहुत डिटेल में हम डिस्कस किए हैं। एक एक करके हर मुद्दे को हम उठाएंगे और जाहिर सी बात है कि जब अपोजिशन में हैं और जो वो मुद्दे हम जब टेकअप कर रहे हैं जो गवर्नमेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं डालते हैं, तो गवर्नमेंट उस पर डिस्कशन नहीं चाहती है। हम लोग को फोर्स करना, अलग अलग तरीके ढूंढना पड़ेगा जिससे हम सरकार के ऊपर दबाव बना सकें, ताकि उसके ऊपर चर्चा पार्लियामेंट के अंदर हो। पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करने नहीं देंगे तो पार्लियामेंट के बाहर हम मुद्दों को उठाते रहेंगे। ये विपक्ष को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी सहित। अगर लोकतंत्र में भरोसा होता तो जनता की गाढ़ी कमाई को एडजॉर्न करा करके, ये जनता के हक की मारी है, जनता का हक है। आखिर संसद बना काहे के लिए है? संसद में अगर जनता के लिए चर्चा नहीं होगी तो ये शोर मचाने के लिए होगा। और महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज है। आज दोपहर 3 बजे होगी महायुति की बैठक में एकनाथ शिंदे भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रिमंडल गठन को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर तैयारी चल रही है। एक तरफ शपथ ग्रहण को लेकर आजाद मैदान में तैयारियां हो रही हैं, वहीं मुख्यमंत्री और मंत्रालय को लेकर आज महायुति की एक बैठक भी होने वाली है। इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे भी शामिल हो रहे हैं। बैठक में शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रिमंडल गठन पर चर्चा होगी। आज किस तरह की तैयारियां हैं? वर्षा में किस तरह की बैठकों का दौर है? दौर ऐसा नहीं है। 6 दिसंबर का बाबा साहब अम्बेडकर महानिर्वाण परिवहन दिन है। उसके बारे में भी लाखों लोग यहाँ दादर में आते हैं। उनकी कोई गैर सोई नहीं होना चाहिए, उनको सब अच्छे से होना चाहिए। ये हर साल मुख्यमंत्री देखते आए हैं, तो उसी तरीके से उनकी एक बैठक वो बुलाई गई है और शायद सीएम साहब खुद जाके वहाँ जाके वो जो भी वहाँ व्यवस्था की गई है उसकी देखभाल। महायुति के लोगों से भी मिलेंगे सीएम साहब वहाँ पे? महायुति के नेताओं की शाम में शायद बैठक हो सकती है। आज महायुति की बैठक भी हो रही है और कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के पर्यवेक्षक विजय रूपाणी ने कहा है कि कल सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार बीजेपी से मुख्यमंत्री बनेगा। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। कल सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बीजेपी के पर्यवेक्षक विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण आज शाम मुंबई पहुंचेंगे। विजय रूपाणी ने कहा कि विधायक दल की बैठक में सभी लोगों से बात कर सर्वसम्मति से नेता का चुनाव करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बनने को लेकर कोई समस्या है ही नहीं। हमारे तीनों घटकों के साथ हाईकमान ने चर्चा की है। रूपाणी ने कहा है कि इस बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने की बारी है। घटक एक साथ, उनके साथ हमारे हाईकमान ने सभी चर्चा की है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब आराम से और सर्वसम्मति से ही सब कुछ होगा। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। दूसरा, शिंदे जी ने ही स्टेटमेंट दिया था कि भाजपा के सीएम बने तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो मुझे लगता है, मेरी बात नहीं हुई लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बारी भाजपा के सीएम बनने की होगी, ऐसी संभावना है। और महाराष्ट्र में रिजल्ट के 10 दिन बाद भी सरकार नहीं बनने पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में सियासी खेल चल रहा है। महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत के बाद भी अब तक सरकार का गठन नहीं होने पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि बहुमत होने के बाद भी अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हुआ है। न ही महायुति की तरफ से राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश किया गया।
राजभवन ने सरकार बनाने के लिए अब तक नहीं बुलाया है। उसके बावजूद शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। राउत ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि ये सब कुछ दिल्ली से हो रहा है। उनके पास इतना बहुमत है, उसके बावजूद अब तक राजभवन में जाकर सरकार स्थापने का, सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकते ये लोग। उसके बावजूद ये लोगों ने हमारे आज़ाद मैदान में बहुत बड़ा पंडाल डाला है। किसके आदेश से डाला है? राजभवन ने अब तक आपको बुलाया नहीं है सरकार बनाने के लिए। अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं है। तो ये कौन कर रहा है? ये कौन सा खेल चल रहा है? आप बताइए। और एकनाथ शिंदे जो है वो जो आंख उठाकर देख रहे हैं ना, ये सब दिल्ली का खेल है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में अपने पुराने बयान का जिक्र किया और राजनीति को असंतुष्ट आत्माओं का सागर बताया। आर्ट ऑफ लिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे एक मौका मिला था, मैं राजस्थान के विधानमंडल में उनके एक महोत्सव के कार्यक्रम के लिए गया था। तो मैंने ऐसे ही बोलते बोलते अचानक बोल दिया था कि राजनीति है अतृप्त आत्माओं का महासागर। तो लोग हंसने लगे। तो मैंने बोला यहाँ हर आदमी दुखी है, क्योंकि जो कारपोरेटर बनता है वो इसलिए दुखी है कि उसको एमएलए का चांस नहीं मिला। एमएलए इसलिए दुखी है कि उसको मंत्री मंडल में समावेश नहीं हुआ, और जो मंत्री बना वो इसलिए दुखी है कि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, और बाद में वो इसलिए दुखी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना, और मुख्यमंत्री इसलिए टेंशन में है कि हाईकमांड कब रखेगी और कब निकालेगी, इसका भरोसा नहीं। खबर वाराणसी से है। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में हंगामा हुआ। कॉलेज के बाहर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है। कॉलेज पर वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर बवाल हुआ है। मझवार के पास हनुमान चालीसा का ऐलान किया गया है। तो ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वाराणसी की ये तस्वीर है। आप देखिए कैसे वहां पर हंगामा बरपा। देखिए आप। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्र फ्री का खाना खाने के चक्कर में एक शादी में जा पहुंचे। छात्र वहां खाना खा रहे थे, तभी वहां उन्हें बारातियों ने पहचान लिया और फिर वहां जमकर हंगामा हुआ, बम तक चले। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। तस्वीरें देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हैं, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी फ्री में खाना खाने के लिए। दरअसल ये पूरा मामला लखनऊ के रामाधीन मैरिज हॉल का है। यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्र रामाधीन मैरिज हॉल में आयोजित एक शादी समारोह में फ्री में खाना खाने पहुंचे। उन्हें लगा कि उनको कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन बारातियों ने उन्हें पहचान लिया। बाराती समझ गए कि ये कॉलेज के छात्र हैं और फ्री का खाना खाने के लिए शादी में आए हैं। ऐसे में बारातियों ने छात्रों को पकड़ लिया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। काफी देर तक इसको लेकर वहां पर हंगामा होता रहा। आरोप है कि इस दौरान छात्रों ने बम और गोलियां भी चलाई। बारातियों का कहना है कि 2 या 3 नहीं बल्कि कई छात्र खाना खाने शादी में पहुंचे थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंची और इसके बाद बवाल कर रहे छात्र वहां से भाग गए। मारपीट की इस घटना में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और लखनऊ में शादी के दौरान हुई मारपीट को लेकर दूल्हे ऋषभ ने TV9 से खास बात करते हुए पूरी घटना के बारे में बताया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तो जितनी देर में मैंने देखा उतनी देर में देखा वहाँ पे बवाल चालू हो। हमारे चाचा के खून बह रहा था जब मैंने देखा। सबको मारे थे, छोटे बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, सबको मारा नहीं उन्होंने, किसी को भी नहीं छोड़ा है। और ये भी सुनने में आया कि कह रहे थे कि जो भी सूट पहन के आ रहा है, जो भी दिख रहा है उनको मारो, बारातियों को मारो, सबको मारो। टारगेट करके मार रहे थे वो? नहीं सर, टारगेट नहीं पता, पर इतना सुना है मारना है बस, सबको मारना है। कितने लोग घायल हुए टोटल? सर 10 लोग तो घायल होंगे घर के अंदर हमारे। जी। आपको भी टारगेट करने की कोशिश की? सर मेरे को टारगेट करने की नहीं कोशिश। आपने अपनी आंखों से क्या देखा? मैंने ये देखा कि लोग भाग रहे हैं, लोग बारात छोड़ के भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, A to Z सब कुछ कर रहे हैं। कैसे जैसे तैसे जान था। शादी हुई कि नहीं हुई आपकी? सर आधे घंटे में सर शादी में घर चले आया मैं। अच्छा। सिर्फ पुलिस प्रशासन के थ्रू मैं घर चला आया बस। कितने हजार लोगों की व्यवस्था थी खाने की? क्या खाना पीना हुआ या सारा खाना फेंकना पड़ा? खाना सब फेंकना पड़ा सर, सब फेंकना पड़ा। सब फेंकना पड़ा।
और वहीं दुल्हन महिमा का भी कहना है कि शोर शराबे में उसे कुछ समझ में नहीं आया। ये सब कुछ हुआ तो आप कहाँ थी, आपने क्या देखा? मैं तो भाई के साथ पार्लर से आ ही रही थी, बहुत देर से बाहर ही खड़ी थी। घर से फ़ोन आया कि अभी मत आना, अभी मत आना, यहाँ पर बहुत लड़ाई हो गई है। एक तो मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, सब कुछ देख के इतना डर लग रहा था। मैं जब अंदर आई हूँ इतना रोते हुए आई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब मना कर रहे हैं, हटो हटो, इतना शोर शराबा आ रहा है, कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। क्या क्या सपने सजाए थे आपने कल के? बहुत कुछ सोचा था पर कुछ भी नहीं हो पाया। कुछ बताएंगे क्या क्या सोचा, कैसे अंदर आएंगे, कैसे एंट्री सोची थी कि अंदर आएंगे, फिक्स तो मेरी कुछ भी नहीं है कि एंट्री के लिए भी बहुत कुछ सोचा था। जब ऊपर जयमाल होगा तब भी बहुत कुछ सोचा था, पर वैसा कुछ नहीं हो पाया। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी, एक तो घबराहट इतनी हो रही है, सब शोर मचा रहे। बस सिंदूर भर के मुझे लाया गया, मेरी शादी भी नहीं हुई है पूरी, कुछ भी नहीं हुआ। फेरे भी बहुत, बस जल्दी जल्दी जो भी हुआ हमने तो काउंट कुछ भी नहीं किया है। बस सिंदूर भर के तुरंत घर ले आया गया है मुझे। और बेटे की शादी में हुई मारपीट को लेकर दूल्हे के पिता अब भी दुखी हैं। टीवी9 से बात करते उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया। आप लगातार रो रहे हैं, बिलग रहे हैं। कल बहुत खुशी का मौका था। आमतौर पर जब बेटे की शादी होती है तो लोग बहुत खुश होते हैं। आपका परिवार में देख रहा हूँ सब रो रहे हैं, गमजदा हैं। क्या हो गया था, क्या हुआ था वहाँ पे? 6-7 लोग आए थे, आके नाचने गाने लगे तो हम लोग ने मना नहीं किया, चलो बेटे ठीक है। छोटे बेटे को उसने पीछे से 3-4 हाथ मारा तो नाचने में लग गया होगा, नोट किया उसने। फिर उसके बाद उसने सामने से मारने लगे। जब मारने लगे तो उसको बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकालने के बाद भैया यहाँ से जाइए, नहीं मारे तो फिर 2-4 थप्पड़ मार। तो बेटे ने कहा आप चले जाओ भैया, मत करिए ये सब। तो 40-50 लोग आ गए। 40-50 लोग आने के बाद फिर उन लोगों को हटा दिया गया। फिर उन्होंने 200-250 लोग आ गए। जो 200-250 लोग आ गए तो दौड़ा के मारने लगे। ऐसा है तो मेरे को लात मारा। और गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ में हैं, इस वक्त उनका वहां संबोधन चल रहा है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी थोड़े ही समय में इसको देश को समर्पित करेंगे। हमारा चंडीगढ़ देश भर के सभी यूनिट्स में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पहला प्रदेश बनेगा जहां ये 5 स्तंभों में संपूर्ण आधुनिकीकरण समाप्त होकर हमारा न्यायिक काम आगे बढ़ जाएगा। वैसे तो एक कानून को 1 जुलाई से परिपत्रित किया गया, परंतु इसके अंदर ढेर सारे नए प्रावधान हैं, नई व्यवस्थाएं खड़ी करनी है और नई संस्थाओं को भी बनाना है। इसलिए कानून के अंदर ही प्रावधान है कि एक पुलिस स्टेशन, एक जिला, पूरा राज्य और अंततोगत्वा पूरा देश इसके लिए घोषित बारी कर दिया जाएगा। परंतु चंडीगढ़ प्रशासन, उनके प्रशासक गुलाबचंद जी और उनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि 5 ही महीने के कालखंड में पूरा इम्प्लीमेंटेशन समाप्त कर आज चंडीगढ़ नए कानूनों का स्वागत कर रहा है। हमारे लिए गर्व का विषय है। इसके पहले जो कानून थे 160 साल पहले बने, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की पार्लियामेंट में बनाए गए और नागरिक की जगह अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा के लिए बनाए गए। चंडीगढ़ आज नए कानूनों का स्वागत कर रहा है, इस बात का जिक्र कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, यानी गृह मंत्री अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होगा, उसका भी इंतजार है। क्या कहते हैं पीएम, इस पर नजर रहेगी। और चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं किसानों के प्रोटेस्ट की। भूमि अधिग्रहण पर उचित मुआवजे की मांग को लेकर नोएडा तक पहुंचे किसान अब प्रशासन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ये किसान नोएडा के प्रेरणा स्थल में डटे हुए हैं, देखिए आप।
किसानों ने खुले आसमान के नीचे बीती रात गुजारी। प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद किसान कल शाम से नोएडा के दलित स्थल में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब किसान समाधान के इंतजार में हैं। किसानों ने फिर से दोहराया कि अगर समाधान नहीं निकला तो वो दिल्ली कूच करेंगे। आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? सरकार कह रही है कि 1 हफ्ते में आप लोगों से बातचीत करी जाएगी, आप भी कह रहे हैं कि 1 हफ्ते का वक्त दिया है। 1 हफ्ते में क्या चीजें बनती हुई नजर आ रही हैं? कल हम दिल्ली कूच कर रहे थे तो उस समय कुछ अधिकारी हमारे बीच में आए। उन्होंने यही प्रस्ताव रखा कि आपकी 2-3 दिन के अंदर हम जो है सचिव स्तर की वार्ता करा देते हैं और उसमें समाधान कराएंगे पक्का। तो कोई बात नहीं, हम दिल्ली से दूर नहीं है, दिल्ली हमसे दूर नहीं है। 500 गज की दूरी पर बैठे हुए हैं दिल्ली से, और जब चाहेंगे दिल्ली हम कूच करेंगे पक्का। या तो कर दो समाधान, नहीं तो होगा व्यवधान पक्का। किसान पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल सजा भुगतने के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे। कल अकाल तख्त साहिब ने उन्हें सजा सुनाई थी। व्हीलचेयर पर बैठे, गले में माफी की तख्ती लगाए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे ये हैं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल। इन्हें अकाल तख्त साहिब ने कल सजा सुनाई थी और इसके बाद वो आज यहां पर पहुंचे। वो 2 दिन तक यहां पर सजा भुगतेंगे। और इस वक्त देखिए अहम खबर आ रही है। एकनाथ शिंदे अस्पताल में भर्ती हुए हैं। एकनाथ शिंदे को जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वो ठाणे में थे और तबीयत उनकी खराब पिछले कई दिनों से है, ये जानकारी सामने आ रही थी। घर पर वो आराम कर रहे थे, ये भी शिवसेना के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से बताया गया था। और अब जानकारी मिल रही है कि ठाणे के जुपिटर अस्पताल में एकनाथ शिंदे को भर्ती कराया गया है। ये इस वक्त की ताज़ा अपडेट मिल रही है। उनकी तबीयत को लेकर जो अपडेट है वो ये है कि बुखार और कमजोरी की उन्हें शिकायत थी, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद एकनाथ शिंदे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए TV9 भारतवर्ष पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एकनाथ शिंदे जब अस्पताल पहुंच रहे थे उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। और अब जानकारी ये मिल रही है कि डॉक्टर्स ने उन्हें अस्पताल में एडमिट कर लिया है। राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जानकारी मिल रही है कि एडमिट कर लिया गया है एकनाथ शिंदे को, डॉक्टर्स ने एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। क्या और अपडेट है इसे लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर? देखिए, सुबह ही डॉक्टरों की एक टीम ने उनका चेकअप किया था। उनका डेंगू और मलेरिया चेक किया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई है। लेकिन लगातार जिस तरह से पिछले 4 से 5 दिनों से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बुखार की समस्या थी, गले में संक्रमण की समस्या थी, उसको लेकर बहुत ज्यादा स्वास्थ्य की वजहों से परेशान थे। और इसी वजह से जुपिटर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स की टीम थी उन्होंने उनको सलाह दी थी कि आराम करने की। लेकिन आज सुबह जब चेकअप किया गया और रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद में डॉक्टर्स ने उन्हें एडमिट होने के बारे में कहा है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल ठाणे के जुपिटर हॉस्पिटल पहुंचे हैं जो केयरटेकर सीएम एकनाथ शिंदे हैं, और वहां पर अभी देखना यह है कि क्या किसी तरह का कोई टेस्ट होता है, कोई रिपोर्ट निकाली जाएगी और वहां पर एडमिट होंगे एकनाथ शिंदे, या फिर चेकअप के बाद में उन्हें वापस उनके घर जाने के लिए कहा जाएगा डॉक्टर्स की तरफ से। लेकिन जिस तरह से उनके स्वास्थ्य को लेकर अब तरह की बातें कही जा रही थी, तो अब कहीं ना कहीं ये बात साफ हो गई है कि उनका स्वास्थ्य सचमुच खराब था। और कल जिस तरह से गिरीश महाजन भी, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, मिलने पहुंचे थे, उन्होंने भी निकलकर जानकारी दी कि गले में संक्रमण और बुखार से पीड़ित है एकनाथ शिंदे। फिलहाल एकनाथ शिंदे के स्वास्थ्य को लेकर सभी लोग चिंतित हैं, क्योंकि लगातार जो एकनाथ शिंदे ग्रुप के विधायक हैं वो भी सुबह से एक के बाद एक आधा दर्जन विधायक। नक्कीच, पण आता शपथविधी जो आहे तो 5 तारखेला होणार आहे आणि त्यामध्ये मग मुख्यमंत्री दिसणार की नाही हा सुद्धा महत्त्वाचा प्रश्न आहे। आता 5 तारखेला दिसतील की नाही हे डॉक्टर्स ठरवू शकतात। डॉक्टर्स त्यांना सांगतील की काय ना तुम्ही जायच्या मनस्थितीत आहात का नाही आहात। परंतु आमची सर्वांची त्यांना शुभेच्छा असणार की ते लवकर बरे व्हात। शक्यतो आता आम्ही सर्व आमदार एकत्रितपणे थोड्या वेळाने आम्ही बसू आणि याबाबत निर्णय सुद्धा घेऊ। नक्कीच, एक जी चर्चा गेल्या अनेक दिवसांपासून होती आणि त्याला जोडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा आजारपण देखील जोडलं जात होतं की गृह मंत्रालयासाठी ते अडून बसलेले आहेत आणि त्यामुळेच कुठेतरी ते आजारी आहेत का, अशी चर्चा सुद्धा होते। विरोधक पण वारंवार त्या पद्धतीनं बोलतायत। विरोधकाला बोलायचं सोडून द्यावं। तुम्ही आता वस्तुस्थिती पाहतायत,
तुमचे कॅमेरे दाखवत आहेत. एखाद्या आजारी माणसाबद्दलचं असे वक्तव्य करणं चुकीचं आहे. आणि शिंदे साहेब ते सत्तेसाठी लाचार नाही आहेत. सत्ता त्यांना महत्वाची नाही आहे आणि म्हणून सत्तेसाठी काहीतरी सोंगढोंग करणे हे इतरांच्या सोबत असेल, शिंदे साहेबांच्या नाही आहे. आणि अशा वेळेला तरी असे मूर्खासारखे वक्तव्य कोणी करू नये. त्यांना शुभेच्छा देता येत नसेल तर त्यांच्या विरोधात सुद्धा बोलू नये. नक्की ज्युपिटर हॉस्पिटलमध्ये आपण पाहतोय आता काळजीवाहू मुख्यमंत्री पोहोचलेत आणि त्या ठिकाणी बरेचसे कार्यकर्ते, पदाधिकारी, नेते पण आहेत. मुख्यमंत्र्यांची एकीकडे काळजी आहे, दुसरीकडे हा सगळा मंत्रिमंडळ विस्ताराचा देखील प्रश्न आहे. अतिशय जटिल अशी ही सगळी परिस्थिती निश्चित जटिल आहे. कारण की आमच्या पक्षाचा सर्व निर्णय हे एकनाथ शिंदे साहेब घेतात. त्यांनी काय निर्णय घ्यायचा, कसा घ्यायचा, आता आम्हाला सुद्धा थोडंसं कन्फ्यूज तयार झालेलं आहे. म्हणून आम्हाला वाटतं शिंदे साहेब बरे व्हावेत. बरे झाल्याशिवाय आमच्या पक्षाचा निर्णय आम्ही इतर कोणी घेऊ शकणार नाही. म्हणून आता संध्याकाळच्या वेळेला जेव्हा आम्ही सर्वजण जाऊ त्या टायमाला खऱ्या अर्थानं आम्हाला सत्य पोझिशन काय ते कळेल. आणि और देखिए इस वक्त हमारे साथ कुमार कुंदन भी लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार देखिए, जो संजय शिरसाट है उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि डॉक्टर्स जैसा कहेंगे वैसा होगा। अब सवाल ही उठा है कि 5 तारीख है जो बीजेपी की तरफ से बताई गई है कि नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। अब क्या इसमें भी कोई देरी हो सकती है क्या? देखिए करुणा, बहुत ही दिलचस्प बात है। आपको याद होगा कि दिल्ली से जब वो निकले थे तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। रात को मुझे लगता है 1 या 1:30 बजे उन्होंने बाकायदा मीडिया से बात भी की थी और आने के दूसरे दिन ही वो सतारा चले जाते हैं। वहाँ 2 दिन रहते हैं। पहले खबर आती है कि नाराज़ है, बाद में खबर आती है कि वो तंदुरुस्ती के लिए गए हैं। लेकिन सतारा से यहाँ अब तक आते आते उनकी तबीयत खराब का बताया जाता है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। ठाणे के एक निजी अस्पताल जुपिटर अस्पताल से उनका इलाज शुरू होता है और अभी थोड़ी देर पहले खबर ये आ रही है कि डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी है कि वो एडमिट हो जाएं क्योंकि उनकी मलेरिया और डेंगू दोनों की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार उनको क्या बीमारी हुई है, क्यों बार बार फीवर आ रहा है। संजय शिरसाट जिनसे हमारी कल बात हुई थी उन्होंने कहा था कि 104 डिग्री तक उनको फीवर आ जा रहा है और वो फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा। तो निश्चित रूप से अगर 3 से 4 दिन तक लगातार फीवर आ रहा है तो ये एक अपने आप में थोड़ी डरने की बात ज़रूर है। शायद यही वजह है कि डॉक्टरों की सलाह पे उन्होंने अस्पताल जाने का रुख किया है। लेकिन इन सब के बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री को यह भी तय करना है कि उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन से लोग उनकी पार्टी से शामिल होंगे। महायुति की अहम बैठक होने वाली थी आज 3 बजे के बाद। तो तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो स्टैंड स्टिल हो जाएंगी अगर वो अस्पताल में दाखिल हुए और वहाँ उन्हें लंबा रहना पड़ गया तो, क्योंकि 5 तारीख को शपथ ग्रहण भी है। अब इसको दोनों तरीके से देखा जा रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है मंत्रिमंडल को लेकर। शायद यही वजह है कि पूरे मामले को लेकर एक कन्फ्यूजन फैला हुआ है। दूसरी तरफ जो हमें जानकारी मिल रही है, शिंदे गुट के लोगों का साफ कहना है कि पहले भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री तय करे, उसके बाद उस मुख्यमंत्री के साथ बैठकर आगे की मंत्रिमंडल को लेकर रणनीति तय हो। तो तमाम तरह के दांव पेच हैं। इस सब के बीच यह भी जानकारी है कि अजित पवार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। तो महाराष्ट्र का पेच अभी तक सुलझा नहीं है और जब तक शपथ ग्रहण न हो जाए तब तक ऐसा ही लग रहा है कि उलझा ही रहेगा। करुणा जी, तो बिल्कुल, तो देखिए जुपिटर अस्पताल जहां पर एडमिट हैं एकनाथ शिंदे और कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं ठाणे के अस्पताल में। हालांकि इससे पहले जिस तरह से कुमार कुंदन बता रहे थे और जो हमने आपको जानकारी दी थी, सतारा अपने गांव चले गए थे लेकिन ठाणे वापस लौटे। लगातार 3-4 दिन से काफ़ी तेज़ बुखार आ रहा था। आज आखिरकार उनको एडमिट किया गया है। लेकिन सवाल ये कि 5 तारीख को नए मुख्यमंत्री की शपथ होनी है जैसा बीजेपी ने जानकारी दी है। लेकिन उससे पहले और आज महायुति की अहम बैठक भी होने वाली थी, उससे पहले इस तरह से एकनाथ शिंदे का एडमिट होना, क्या इसके बाद तमाम जो कार्यक्रम है उसमें एक देरी भी होगी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब एकनाथ शिंदे जुपिटर अस्पताल पहुंचे थे। यहां पर कुछ उनके टेस्ट भी हुए। मलेरिया और डेंगू को लेकर टेस्ट किया गया था, हालांकि दोनों ही रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। फिर फीवर क्यों आ रहा है, बुखार क्यों आ रहा है बार बार, ये जांच का विषय है। लिहाजा जुपिटर अस्पताल के डॉक्टर्स ने उन्हें एडमिट कर लिया है हॉस्पिटल में। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। कुमार, अब क्या इसकी वजह से जो तमाम कार्यक्रम हैं उनमें देरी भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं एकनाथ शिंदे, और क्या इस बात के आसार ज़्यादा हैं कि 5 तारीख को जो शपथ ग्रहण हो फिर उसमें बाकी मंत्रियों को शपथ ना दिलाई जाए, जो सीएम हैं और डिप्टी सीएम हैं सिर्फ वही शपथ लें?
देखिए, जिस तरीके से शपथ ग्रहण कार्यक्रम को ग्रैंड बनाने की कोशिश की गई है, लगभग 70 के आसपास वीवीआईपी होंगे और वीवीआईपीज भी आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए बड़ा मुश्किल है कहना कि शायद ये व्यवस्था में कोई तब्दीली की जाए। लेकिन इतना ज़रूर है कि तबीयत खराब होने का असर शपथ ग्रहण समारोह पर साफ दिखेगा। कल ही देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा उनसे फ़ोन से बात की थी और बताया जाता है कि दिल्ली जब ये पहुंचे थे तो बदलते मौसम का शिकार हो गए और इनके बॉडी लैंग्वेज को भी दिल्ली में जब फोटोग्राफ्स आए थे तो आपने देखा होगा कि अमित शाह के साथ इनके चेहरे पे खुशी नहीं थी। हालांकि उस खुशी को लोगों ने मंत्री पद से जोड़कर देखा था, लेकिन शिवसेना गुट के लोग ये कह रहे थे कि उनकी तबीयत अचानक वहाँ नासाज हुई, जिसकी वजह से उनके चेहरे में थोड़ी सी एक तरह से कह सकते हैं कि वो रौनक नहीं थी जो रौनक दिखती है। अब राजनीति में परसेप्शन का बहुत महत्व है। दिल्ली से मौसम बिगड़ा और वो बिगड़े हुए मौसम में उनको अस्पताल तक जाना पड़ा। नजर आ रहा है, ये भी एक अहम सवाल हो जाता है। इसलिए राजीव सिंह भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, जब सतारा में थे एकनाथ शिंदे और तबीयत खराबी की बात सामने आई, बुखार की बात सामने आई, तब भी एक सवाल पूछा जाने लगा कि भाई ये कहीं प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है, गृह मंत्रालय चाहते हैं एकनाथ शिंदे और इसलिए एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी पर। अब तो वो अस्पताल में भर्ती हो गए। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये कि एकनाथ शिंदे खुद जो है अस्पताल पहुंचे हैं। उन्हें डॉक्टर्स की टीम, जुपिटर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम है, उनका ट्रीटमेंट कर रही थी और सुबह सवेरे जब डॉक्टर्स की टीम वहां पर पहुंची, उन्होंने उनका सैंपल लिया, ब्लड सैंपल, और ब्लड सैंपल से जो रिपोर्ट आई सामने उसमें डेंगू निगेटिव पाया गया, साथ साथ में मलेरिया निगेटिव भी पाया गया। लेकिन लगातार पिछले 4 से 5 दिन से उन्हें बुखार आ रहा था और रह रहकर बुखार आ रहा था, उसमें आराम नहीं हो रहा था। इसी वजह से डॉक्टरों ने उन्हें जो है बेड रेस्ट की सलाह दी थी। ऐसे में पूरी फुल बॉडी चेकअप के लिए अब अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन अस्पताल में एडमिट होना है या फिर फुल बॉडी चेकअप के बाद में वापस घर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको रोकना चाह रहा हूं, मैं फिर आता हूं आपके पास। इस वक्त शायना एनसी, शिवसेना की प्रवक्ता नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शायना जी, इस वक्त जो अहम खबर सामने आ रही है, जुपिटर हॉस्पिटल ठाणे पहुंचे हुए हैं एकनाथ शिंदे, उनकी तबीयत को लेकर कुछ और जानकारी आप दे पाएंगे? कैसी तबीयत है उनकी, हेल्थ कैसी है? देखिए, मैं कोई स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहती हूँ, प्लीज। मुझे लगता है कि जो भी जानकारी मिल रही है सबको टेलीविजन से ही मिल रहा है। हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो, वो कॉमन मैन के कॉमन नेता और कॉमन मैन के कॉमन नेता के साथ कॉमन चीफ मिनिस्टर भी रहें, और हम सब अभी दुआई करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। कोई स्पेकुलेशन नहीं। धन्यवाद। शायना जी, हमें जो जानकारी मिल रही है, उनको बुखार है, कमजोरी की शिकायत है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं। लेकिन ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि टाइमिंग बड़ी अहम है। तमाम तरह के सवाल खड़े हुए जब सतारा से भी उनकी तबीयत खराब होने की जानकारी सामने आई कि ये एक तरह की प्रेशर टैक्टिक्स है, एक तरह की दबाव बनाने की बात सामने आ रही थी। क्या आप कहेंगी उन तमाम आरोपों को लेकर, आप क्या कहेंगे? देखिए, लोग अपना बयानबाजी कर सकते हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि 2.5 साल आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने कितना मेहनत किया पूरे महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए। कोई हॉलिडे न लेते हुए लगातार 18-20 घंटा काम करना कोई छोटी बात नहीं होती है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि उनके माननीय मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना को भी लेके उन्होंने बहुत संघर्ष किया और महिलाओं ने भी उनका साथ दिया। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आज के दिन प्लीज कृपया स्पेकुलेशन न करें। जब कोई भी व्यक्ति की तबीयत ठीक ना हो, हम सिर्फ दुआ और प्रार्थना कर सकते हैं और हम वही करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शायना एनसी हमसे बात करने के लिए।